शानूर की सुबह आँख खुली तो नज़र बेड की दूसरी तरफ पड़ी, जो कि अब खाली थी। एकदम से उसे एडी का ख्याल आया था। रात वो काफ़ी देर से घर आया था और उसके आने से पहले वो सो चुकी थी और अभी वो उसके उठने से पहले ही जा चुका था। शानूर ने कुछ पल उसकी जगह को देखा। न जाने क्यों आज उसे उसकी कमी महसूस हो रही थी, वरना हमेशा वो उसे अपनी निगरानी में नाश्ता करवा कर जाता, जिससे शानूर को खासी चिढ़ होती थी। लेकिन आज वही सब याद आया। एडी ने कल ही बताया था कि काम का बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से वो रात देर से आएगा और सुबह भी काफ़ी जल्दी जाना है इसे, जबकि शानूर खासी देर से सोकर उठती। खैर, मुझे क्या चला गया है तो अच्छा ही है, मेरी जान छूटी हुई है, शानूर खुद को तसल्ली देते हुए दिल में बोली। तभी पास पड़ा सेल फोन बजने लगा था। कैसी हो शानूर, उठ गई हो? उसे कैसे पता चल गया? शानूर के चेहरे के जाविये बिगड़े थे। फिर सामने लगे सीसीटीवी कैमरे पर नज़र पड़ी, जिसके ज़रिए एडी उसकी पल पल की हरकत से बाखबर रहता था। ठीक हूँ, मैं अपने काम में काफ़ी बिजी था, इसी वजह से सुबह भी जल्दी आना पड़ा। तुम सो रही थी तब? शानूर खामोश ही रही थी। चलो अब उठ के नाश्ता कर लो, तस्मिया नाश्ता तैयार करवा चुकी है, तुम भी जल्दी से फ्रेश हो जाओ। ओके। शानूर को उसका ख्याल रखना अच्छा लग रहा था। शायद इसे अब इन सब की आदत होती जा रही थी। शायद यही वजह थी कि आज वो खामोश रही थी और बस हाँ में सर हिलाकर कॉल काट दी थी। एक नज़र हाथ में पकड़े मोबाइल पर पड़ी, जहन फिर से माजी में खो गया था। बेटा कहाँ थी तुम? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी, कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा नंबर भी बन जा रहा था। मिसेस कमाल के चेहरे पर परेशानी के वाज़ेह आसार थे। मैं यूनी के बाद सीधा बाज़ार चली गई थी, कुछ किताबें लेनी थी जो सर ने असाइनमेंट्स के लिए सजेस्ट की हैं, इंटरनेट पर भी नहीं है, सर ने पहले ही बता दिया था, इस वजह से मुझे खुद जाना पड़ा। तो बेटा तुम मुझे बताती, मैं ड्राइवर के साथ भेज कर मंगवा देती जो कुछ भी चाहिए था तुम्हें, और अगर चली ही गई थी तो मुझे बता कर तो जाती, एक कॉल या मैसेज ही कर देती। पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। ओह सॉरी मॉम, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था, उसकी बैटरी बिल्कुल लो है, इस वजह से बता नहीं सकी। आप परेशान ना हुआ करें मेरी प्यारी सी अम्मी, मैं इधर आपके पास ही तो हूँ। शानूर प्यार से मिसेस कमाल के गले में बाहें डालती हुई बोली थी। शानूर प्यार से मिसेस कमाल के गले में बाहें डालते हुए बोली, लेकिन मिसेस कमाल उसकी इन लापरवाहियों की वजह से बहुत परेशान रहती थी। वो कभी भी कहीं भी चली जाती बगैर बताए। उसे लगता था कि वो अकेली कहीं भी जा सकती है। वो बोल्ड है और बहुत स्ट्रॉन्ग, अपने साथ पेश आने वाली हर किस्म की आफत का आसानी से मुकाबला कर सकती है। लेकिन मिसेस कमाल उसे समझाती रहती कि बेटा इतनी बोल्डनेस अच्छी नहीं होती, आजकल हालात ठीक नहीं है, ज़माना बहुत ख़राब है। अगर अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो तुम क्या करोगी? जहाँ जाती हो कम अज़ कम बता कर तो जाया करो, ताकि हमारे इल्म में हो तो कम अज़ कम। लेकिन वो शानूर थी, उस पर इस किस्म की बातों का बिल्कुल असर नहीं होता था और इन सब बातों को हवा में उड़ा देती। कितना समझाती थी ना उसकी माँ उसे, वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। शायद इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लाडली थी और इसकी हर गलती पर उसे समझाया तो जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा रोक टोक न की जाती कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। यही वजह थी कि उसे इतनी शय मिल गई। वो अपना हर फैसला किसी से भी पूछे बगैर करती है, फिर से अमली जामा पहना देती, ये सोचे बगैर कि उसके नताइज बहुत संगीन भी हो सकते हैं। ऐसा ही एक फ़ैसला उसने 92 बंगले पर आने का कर लिया था। उसके लिए ये एक एडवेंचर की तरह था, जहाँ वो सुबह जाएगी और शाम तक घूम कर वापस आ जाएगी, किसी को भी कुछ बताए बगैर, जैसे वो हमेशा करती आई थी। वो जानती थी अगर उसने किसी को कुछ बताया तो कोई भी उसे इस किस्म की इतनी ख़तरनाक जगह पर कभी आने नहीं देगा, इसलिए उसने बहुत राजदारी से काम लिया था और किसी को भिनक तक न पड़ने दी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर 4 जनवरी की वो सुबह तलू हुई जब वो किसी को कुछ भी बताए बगैर घर में यूनी के बाद सीधा एक पार्टी पर जाने का कहकर खामोशी से निकल आई थी। उसने ज़िंदगी में पहली बार अपने माँ बाप से झूठ बोला था, वरना हमेशा सच ही बोलती। इसकी माँ ने हमेशा उसे एक ही चीज़ से मना किया था और वो था झूठ। उसकी माँ ने हमेशा एक ही चीज़ की तलकीन की थी कि बेटा जो कुछ भी हो जाए कभी हमसे झूठ ना बोलना, ना हम लोगों से कुछ छुपाना, ना हमें किसी धोखे में रखना। हम दोनों तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, तुम ही हमारी कुल कायनात हो। मिसेस कमाल की कही हुई बातें आज फिर उसके जहन में गर्दिश कर रही थी। सही ही तो कहती थी वो, काश उसने उनकी बातें मान ली होती, काश इस दिन वो उनसे झूठ बोल कर ना आती, उन्हें धोखा ना देती। एक मोती टूटकर उसकी आंख से निकलकर मोबाइल की स्क्रीन पर गिरा था, जहां अभी अभी एडी की कॉल बंद हुई थी। एडी अपने ऑफिस में बैठा
बड़ी स्क्रीन पर उसके कमरे की सीसीटीवी वीडियो ही देख रहा था और नज़रें शानूर पर जमाए बैठा था। शानूर को रोता देखकर उसे बहुत तकलीफ़ हुई थी। वो उसका दुख समझ सकता था, अच्छी तरह जानता था क्या चीज़ उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अपने घर और माँ बाप से जुदाई का गम आसान नहीं होता। एडी को ये बात अच्छी तरह पता थी। उसने खुद भी तो ये सब बर्दाश्त किया था। उसने भी तो अपने माँ बाप की जुदाई सही थी, अपनी जान से प्यारी बहन, अपनी माँ, अपना बाप और अपना वो खूबसूरत सा घर, जहाँ वो सब मिलकर कितनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन वो सब कुछ एक भयानक हादसे की नज़र हो गया। एक ऐसा हादसा जिसकी ज़िंदगी का सबसे स्याह बाप बनकर हमेशा के लिए उसके जहन में नक्श हो गया था। और जब जब उसे याद आता वो अज़ियत और कर्ब की आखिरी हदों से गुजरता था। उसके अंदर की अज़ियत को बस एक वही जानता था, जिसे दूसरों के लिए इन सब का अंदाज़ा लगाना ना सिर्फ मुश्किल था बल्कि नामुमकिन था। मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस लेकर जाऊंगा एक दिन शानूर। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया था। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो फिर कभी तुम्हें देख नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं जानता था तुम्हारे दिल में कोई और है। इसी वजह से मैंने ये सब किया। मैं जानता हूँ मैंने जो किया इसका दावा तो नहीं हो सकता, मुझे नहीं मालूम तुम मुझे कभी कबूल करोगी भी या नहीं। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे घर ज़रूर छोड़ कर आऊँगा एक दिन, ये मेरा वादा है खुद से। एडी स्क्रीन पर नज़रें जमाए दिल ही दिल में सोचते हुए बोला। शानूर ने मोबाइल एक साइड पर रख दिया था। वो चाहकर भी इससे किसी से भी रब्ता नहीं कर सकती थी। उसने बहुत दफ़ा कोशिश की, लेकिन उसमें अपने घर वालों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। शानूर उठकर फ्रेश होने चली गई। हम लोग कल दोपहर को निकल रहे हैं, सब इन्फॉर्मेशन मिल गई है। हम गुड। आर्यन की बात पर एडी उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये जगह काफ़ी ख़तरनाक है। मेरे ख्याल में मुझे भी साथ जाना पड़ेगा। बाकी टीम के लोगों को इन्फॉर्म कर दो। कल दोपहर 3 बजे निकलेंगे। विजय सर हिलाते हुए बाहर निकल गया। इधर ही रहिएगा, वो यहाँ सब कुछ बेस संभाल लेगा। माइकल और विजय दोनों साथ जाएंगे हमारे। ओके सर, ठीक है। आर्यन लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हुए बोला था। जी बॉस, काम हो गया है। हमारे प्लान के मुताबिक एडी सर ही जा रहे हैं हम लोगों के साथ, जबकि आप इधर ही रहेंगे। माइकल सर झुकाते हुए उधर से बोला, वेल्डन, यही उम्मीद थी तुमसे। अब बस उसे मुझ तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, एडी भी नहीं। बहराम कहका लगाते हुए सिगरेट का एक लंबा कश लेते हुए बोला। आर्यन जैसे ही किचन में दाखिल हुआ, उसे किचन से काफ़ी खुशबू आई, जैसे कोई ख़ास डिशेस बन रही हों। उसने किचन की तरफ कदम बढ़ाए थे। किचन की तरफ कदम रखते ही वो एक पल के लिए ठिठका। विशाल बहुत मसरूफ़ अंदाज में खाना बनाने में मसरूफ़ थी। ऑरेंज कलर की घुटनों तक आती फ्रॉक पहने वो हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी। बाल एक सलीके से पीछे जूड़े में सेट किए, कुछ लिटें चेहरे के सामने आई हुई थी। जैसे वो खाना बनाते हुए बार बार हाथ से कान के पीछे करती, लेकिन वो फिर सिरक कर चेहरे के सामने आ जाती। आर्यन दिलचस्पी से ये मंजर देख रहा था जब विशाल की एकदम से इस पर नज़र पड़ी। उसने चौंक कर आर्यन की तरफ देखा। इसी लम्हे आर्यन किचन में दाखिल हुआ था। एक नज़र पूरे किचन का जायज़ा लिया, फिर उसकी तरफ देखा। क्या बना रही हो? आर्यन प्लेट में से सलाद का पीस उठाकर मुंह में डालते हुए बोला। बिरयानी, विशाल ने डरते डरते जवाब दिया था और वो उसके नज़दीक आते ही थोड़ा पीछे हो गई थी। ओह ग्रेट, ये तो मेरी फेवरेट है। गुड चॉइस। आर्यन थोड़ा और आगे होते हुए बोला, जिस पर विशाल थोड़ा और पीछे हो गई थी। जी, वो बिल्कुल शेल्फ के साथ लग गई। आर्यन ने एक गहरी नज़र उस पर डाली, फिर हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा थपथपाया। चलो मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ खाना खाते हैं। विशाल ने उसकी बात पर हाँ में सर हिला दिया था। आर्यन जल्दी से बावर्ची खाने से बाहर निकलकर कमरे की तरफ बढ़ गया। आज पहली बार वो मुलाजमा के अलावा किसी और के हाथ का बना खाने लगा था। इसे विशाल का यूँ उसके लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगा था। बात सुनो, आर्यन खाना खाते हुए उससे मुखातिब हुआ था। जी, विशाल उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक केस के सिलसिले में मुझे 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। गार्ड वगैरह होंगे, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना, गार्ड देख लेंगे। ओके। विशाल ने इस बात में सर हिलाया। आर्यन ने हाथ बढ़ाकर उसका जूड़ा खोल दिया था। बाल ढलक कर उसके कंधों पर आ गिरे थे और कुछ चेहरे के सामने। खुले बालों में ज़्यादा अच्छी लगती हो तुम। आर्यन हेयर क्लिप उसके हाथ पर रखते हुए वहाँ से उठ गया और विशाल बस खामोशी से उसे देखती रह गई थी। एडी लैपटॉप पर मसरूफ़ अंदाज में कुछ टाइप कर रहा था जब नज़र शानूर के परेशान चेहरे पर पड़ी। क्या हुआ शानूर, तुम कुछ परेशान लग रही हो। शानूर उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। तुम वापस कब आओगे? न जाने क्यों शानूर ये सवाल पूछ बैठी थी। 2 दिन बाद आ जाऊंगा वापस। शानूर सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है। इसके यूँ पूछने पर एडी जो खुशगवार हैरत का एहसास
होने लगा था उसे, वरना तो हमेशा शानूर से जान ही छुड़वाने का सोचती थी और भागने के लिए मौका ढूंढती थी। ओके, शानूर मुख्तसर सा जवाब देकर उठकर सोने के लिए लेट गई थी। एडी ने कुछ पल उसकी तरफ देखा, वो सो चुकी थी, उसकी नींद ऐसी ही थी, 2 मिनट में ही सो जाती। एडी ने कुछ पल उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर सर झुकते हुए दोबारा लैपटॉप पर मुतवज्जे हो गया। 92 बंगले से इस वक्त 4 गाड़ियाँ इकट्ठी निकली थी। एक में एडी साथ आर्यान था और ड्राइवर उसके साथ अगली नशिस्त पर एक गार्ड बैठा हुआ था। इससे पिछली गाड़ी में विजय, माइकल और उससे पिछली में टीम के बाकी 4 लोग थे। सबसे अगली गाड़ी में सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड थे जो इन सबकी हिफाजत पर मामूर थे। सारा काफिला अपने मखसूस मंजिल की तरफ रवां दवां था। एडी ने कान के पास एक डिवाइस लगाई हुई थी जिसके ज़रिए वो सब आपस में कांटेक्ट में थे। दिन के 12 बज चुके। शानूर स्टडी रूम में कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक मुलाजमा खड़ी थी। मैम, आपको कोई बुला रहा है बाहर। मुझे कौन बुला सकता है? शानूर को हैरत हुई थी। एडी तो था नहीं और कौन बुला सकता था उसे? पता नहीं मैम, वो कह रहा है एडी सर ने भेजा है उसे। अच्छा, मैं आती हूँ। शानूर किताब बंद करके मेज़ की साइड पर रखते हुए मुलाजमा के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गई थी। बाहर राहदारी में चलते हुए उस पर एक शख्स की नज़र पड़ी जिसको देखते ही उसकी तरफ बढ़ा था। हेलो मैम, मुझे एडी सर ने भेजा है, आप हमारे साथ जाएंगी क्या? तुम्हें क्यों भेजा है और कहाँ जाना है? मैम, एडी सर कह रहे थे कि आप घर में बोर ना हो जाएं तो आपको बाहर शॉपिंग करवाने के लिए ले जाऊँ। अच्छा, लेकिन उसने तो मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की, मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम पर? शानूर मशकूक अंदाज में बोली थी। मैम, 1 मिनट में आपकी बात करवा देता हूँ एडी सर से। उसके बाद उसने कान मिलाई और मोबाइल शानूर के कान से लगा दिया। दूसरी तरफ से एडी की वही मखसूस सी गंभीर आवाज़ उभरी थी। उसने वही सब कहा जो वो शख्स कह रहा था। शानूर ने ओके कहते हुए कॉल काट दी। अच्छा ठीक है, चलो। शानूर उसके साथ चल पड़ी थी। गाड़ी में बैठते हुए उसे थोड़ी हिचकिचाहट हुई क्योंकि वो एडी के बगैर पहली बार कहीं जा रही थी। एडी ने उसे सख्ती से मना किया था कि वो उसके बगैर अकेली कहीं नहीं जा सकती, लेकिन अब उसे खुद ही जाने के लिए कहा था तो वो क्या कर सकती थी? उसकी बात ना मानकर वो अपनी शामत नहीं बुलवा सकती थी। उसे वैसे ही एडी से बहुत डर लगता। कुछ देर की ड्राइव के बाद शानूर को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था क्योंकि गाड़ी एक सुनसान से इलाके से गुजर रही थी। वो एडी के साथ 2-3 बार शॉपिंग मॉल और अस्पताल वगैरह जा चुकी थी, लेकिन उसे किसी ऐसे रास्ते से वो कभी नहीं गुजरी थी। ये कौन सा रास्ता है? मैम, ये एक शॉर्टकट है शॉपिंग मॉल तक जाने का, इससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे, ड्राइवर ने फुर्ती से जवाब दिया। उसके जवाब से शानूर को तसल्ली तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो खामोश हो गई थी। कुछ पल ऐसे ही खामोशी से गुजरे जब शानूर ने देखा कि गाड़ी तो एक मज़ीद वीरान खंडरनुमा इलाके की तरफ जा रही है जहाँ दूर दूर तक कोई शॉपिंग मॉल तो दूर की बात, किसी ज़ीरू के रहने का भी कोई इम्कान न था। अब की बार शानूर के चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें नमूदार हुई थी। उसकी छठी उसे कुछ गलत होने का एहसास दे रही थी। इससे पहले कि वो फिर उससे कुछ पूछती, गाड़ी एकदम से एक झटके से रुकी थी। आसपास लंबे घने दरख्त थे और पूरी सड़क वीरान थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर एक शख्स उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। कौन हो तुम? शानूर के चेहरे पर परेशानी और गुस्से के तासुरात उभरे थे। शानूर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगी जब उस शख्स ने फुर्ती से उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके मुंह पर एक रुमाल रख दिया था। शानूर कुछ पल उसे हटाने के लिए अपनी पूरी कुव्वत से हाथ पाँव मारती रही, फिर एकदम से गनूदगी में चली गई और सर एक तरफ को ढलक गया था। चलें सर, ड्राइवर उससे मुखातिब हुआ। ऑफ कोर्स, बेनाम उसकी तरफ देखते हुए चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट से जाते हुए बोला। उसका सर पकड़कर अपने कंधे पर रखा था और दूसरे हाथ से सिगरेट का एक लंबा कश लिया। मेरी शानूर, यू आर ओनली फॉर बेस बेंटले। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए आहिस्तगी से उसके कान के नज़दीक जाकर बोला था। सॉरी व्यूअर्स, कल मैं आप दोस्तों को एक ही एपिसोड दे पाई हूँ और आज की एपिसोड भी थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि लाइट का इशू था दोस्तों। इसके लिए मैं आपसे माज़रत खाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।